अध्याय 55 भेंट हाउटियन संप्रदाय भूत युगुआन 5 उपाधिधारी 2 लुओं को इकट्ठा करो और मेरे साथ क्लियर स्काई संप्रदाय में आओ। बीबी डोंग ने गहरी आवाज में कहा। क्या परमपावन, क्या आप क्लियर स्काई संप्रदाय से युद्ध करने जा रहे हैं? युगुआन के हाव भाव अचानक बदल गए। अगर वे क्लियर स्काई संप्रदाय से युद्ध करते तो उन्हें निश्चित रूप से भारी नुकसान होता। मात्र तांगहाओ से निपटने के लिए हमें क्लियर स्काई संप्रदाय से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि ज़्याओ बाई ने कहा, तांगहाओ और क्लियर स्काई संप्रदाय के बीच संघर्ष को सुलझाना पहले से ही मुश्किल है। हमें बस उनके संघर्ष को और तेज करने की जरूरत है और फिर स्वाभाविक रूप से हमें खुद तांगहाओ से निपटने की जरूरत नहीं होगी। बीबी डोंग ने उपहास किया। इस समय चूबाई वहां आया और बीबी डोंग से बोला, ऐसे में गुरु, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? ओह, यह भी काम करता है। ऐसे में जाने की तैयारी करो। बीबी डोंग ने सिर हिलाया। समूह जल्दी से तैयार हो गया। बीबी डोंग समेत इस यात्रा पर कुल 6 शीर्षकधारी डुलुओ थे, जिनमें स्वाभाविक रूप से आयरन ट्रायंगल, युगवान, घोस्ट और डुगुबो शामिल थे। जैसे ही डुगुबो ने सुना कि वे क्लियर स्काई सेक्ट जा रहे हैं, वह तुरंत उत्साहित हो गया। क्या स्पिरिट हॉल रोज ऐसे रोमांचक खेल खेलता था? क्या वे अब क्लियर स्काई सेक्ट को चकनाचूर करने वाले थे? ज़्याओ बाई, मैंने क्रिसैंथेमम डुलुओ से सुना है कि तुमने अपनी दूसरी मार्शल आत्मा से तांगहाओ के हमले को रोक दिया। क्या ये सही है? बीबी डोंग ने चूबाई से कुछ आश्चर्य से पूछा। भले ही चूबाई की दूसरी मार्शल आत्मा बेहद शक्तिशाली थी, फिर भी ऐसा करना बहुत मुश्किल होना चाहिए। चूबाई ने सिर हिलाया। मेरी दूसरी मार्शल आत्मा का दूसरा आत्मिक कौशल एक रक्षात्मक आत्मा कौशल है। तांगहाओ पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए उसके हमले को रोकना मुश्किल नहीं था। चूबाई ने बीबी डोंग को सच नहीं बताया। उसने सच बताया भी होता तो भी बीबी डोंग शायद उस पर विश्वास न करती। उसका दूसरा आत्मिक कौशल, युगों की घंटी। इसमें अंतरकालिक शक्ति, समय के नियमों की शक्ति निहित थी। तार्किक रूप से यह सभी हमलों को रोक सकता था, जिससे वह अजेय हो जाता। हालांकि चूबाई की वर्तमान शक्ति के साथ वह शायद इसे केवल एक थोड़े समय के लिए ही इस्तेमाल कर पाता। इसके अलावा तांगहाओ जैसे शीर्षकधारी डुलुओं के हमले की तो बात ही छोड़िए, उसे पूरा विश्वास था कि वह किसी अर्धदेव या सच्चे देवता के हमले को भी रोक सकता था। युगों की घंटी स्वाभाविक रूप से सभी हमलों को रोक सकती थी, जब तक कि पूरा विमान स्तर चूबाई से आगे ना निकल जाए। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? उस डुलुओ जगत में जिसमें वह इस समय था, अगर उसकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा छिपाने वाली व्यवस्था ना होती तो एक साधारण घास चरित्र तलवार कला भी शायद इस पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती थी। युगों की घंटी की तो बात ही छोड़िए, देवलोक का कोई देवता भी शायद उसकी रक्षा ना कर सकता। ऐसा लगता है कि जैसे ही तुम उपाधि प्राप्त डुलुओ बनोगे, तुम्हारी दूसरी मार्शल आत्मा पूरे डुलुओ महाद्वीप पर छा जाएगी। बीबी डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह चूबाई की वर्तमान शक्ति से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं थी। क्या यह क्लियर स्काई सेक्ट है? चूबाई ने अपने आसपास के जीर्ण शीर्ण छोटे पहाड़ी गांव को देखा और सोच में पड़कर सिर हिलाया। जैसे ही बीबी डोंग और उसका समूह पहुंचा, सादे कपड़ों में 3 अधेड़ उम्र के पुरुष बाहर निकले। बाहरी लोगों का यहाँ स्वागत नहीं है, जल्दी से चले जाओ, तीनों पुरुषों ने कहा। जैसे ही बीबी डोंग गुस्सा होने ही वाली थी, उसने चूबाई को यह कहते सुना, क्लियर स्काई सेक्ट में वापस जाओ और तांगश्याओ से कहो कि वह बाहर आकर हमसे मिले। घमंड, तुम कौन हो? तीनों आदमियों ने तुरंत अपने क्लियर स्काई हैमर पकड़ लिए और उनके पैरों के नीचे 5 स्पिरिट रिंग प्रकट हुए। जाहिर है तीनों स्पिरिट किंग थे। तुम्हें साफ साफ देखना चाहिए कि हम कौन हैं। चूबाई ने मंद मंद मुस्कुराया। जैसे ही उसके पीछे 5 टाइटलधारी डुलुओं ने बीबी डोंग को छोड़कर अपने भयानक 9 स्पिरिट रिंग छोड़े, तीनों आदमी तुरंत दंग रह गए। स्पिरिट हॉल के अलावा इतनी शानदार लाइनअप महाद्वीप की कोई और ताकत इसे हासिल नहीं कर सकती, है ना? यह असल में स्पिरिट हॉल है। तीनों आदमी जल्दी से चले गए। कुछ ही देर बाद तेज हवा के झोंके आए और 6 एक समान आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी शक्तिशाली आभा को देखते हुए वह भी 6 टाइटलधारी डुलुओ ही थे। क्लियर स्काई सेक्ट को इतने सारे उपाधिधारी डुलुओ कब मिले? घोस्ट ने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्लियर स्काई सेक्ट इतने लंबे समय से एकांतवास में रहा है, उनके लिए कुछ सफलताएं हासिल करना स्वाभाविक है। बीबी डोंग को आश्चर्य नहीं हुआ। दरअसल उसके लिए यह बस कुछ और उपाधिधारी डुलुओ ही थे, इतना हंगामा मचाने के लिए काफी नहीं। मुखिया एक हट्टा कट्टा आदमी बीबी डोंग और बाकियों को देख रहा था। उसकी भौहें थोड़ी चढ़ी हुई थीं, लेकिन फिर भी उसने गहरी आवाज में कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि परमपावन यहाँ क्यों आए हैं?
मेरा क्लियर स्काई सेक्ट पहले ही दुनिया से अलग थलग हो चुका है। क्या स्पिरिट हॉल अब भी मेरे क्लियर स्काई सेक्ट पर दबाव डालने का इरादा रखता है? बीबी डोंग ने यह सुना और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, दुनिया से अलग थलग? मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा क्लियर स्काई सेक्ट एकांतवासी है या नहीं, लेकिन तुम्हारे क्लियर स्काई सेक्ट के सदस्यों ने बाहर कुछ काम किए हैं और मुझे तुमसे हिसाब किताब ठीक से करना होगा। तांगहाओ ने मेरे शिष्य, जो अब स्पिरिट हॉल का पवित्र पुत्र है, उसे मारने की 2 बार कोशिश की है और वह तांगहाओ बेहद चालाक है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। क्या इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे क्लियर स्काई सेक्ट में ही आना चाहिए? तांगहाओ, तांगशाओ और बाकी 6 लोग यह नाम सुनते ही कांप गए। तांगशाओ की आंखों में तुरंत एक अजीब सा भाव आ गया, जबकि उसके पीछे खड़े 5 बुजुर्गों ने गुस्से से चिल्लाया, मुझे यकीन नहीं हुआ ये फिर से वही शापित तांगहाओ है। तांगहाओ जिसने उस समय पुराने संप्रदाय के गुरु को बीमारी से मरवा दिया था और क्लियर स्काई संप्रदाय को एकांतवास में धकेल दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों बाद वह हमारे क्लियर स्काई संप्रदाय पर फिर से इतनी मुसीबत लेकर आया है। तांगशाओ ने गहरी आवाज में कहा, क्या इस मामले में कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तांगहाओ को नहीं पहचानता, या तुम संप्रदाय के गुरु तांग मुझे ऐसा इंसान समझते हो जो बिना किसी वजह से तुम्हारे क्लियर स्काई सेक्ट को परेशान करने आ सकता है? बीबी डोंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे मत बताओ कि तांगहाओ को क्लियर स्काई सेक्ट से निकाल दिया गया है। जब तक वह क्लियर स्काई हैमर का इस्तेमाल करता है, तुम्हारे क्लियर स्काई सेक्ट को मुझे इसका स्पष्टीकरण देना ही होगा। तांगहाओ ने न सिर्फ मेरे शिष्य को 2 बार मारने की कोशिश की है, बल्कि उसके बेटे ने भी मेरे शिष्य को बार बार परेशान किया है। हम आज इस हिसाब को ठीक से चुकाएंगे। इसके साथ ही भयानक आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव ने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। बीबी डोंग ने अपने 9 आत्मिक वलय, विशेष रूप से अंतिम 100,000 साल पुराना आत्मिक वलय जो अत्यंत विशिष्ट था, छोड़ दिए। बीबी डोंग के पीछे 5 उपाधिधारी डोलुओं ने भी अपनी युद्ध आत्माएं छोड़ दी। यह शापित तांगहाओ, मेरा निर्मल आकार संप्रदाय देर सवेर इसके द्वारा बर्बाद हो जाएगा। निर्मल आकार संप्रदाय के सभी 6 सदस्यों के चेहरे राख के समान हो गए थे। तांगशाओ यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका छोटा भाई ऐसा कुछ करेगा, लेकिन फिलहाल उसे आज के मामले को हर हाल में सुलझाना था। अन्यथा भले ही निर्मल आकार संप्रदाय के पास अब 6 उपाधिधारी डूलुओ हों, वे शायद ही आत्मा हॉल के सामने टिक पाते। इस प्रीव्यू का अंत देखें, तभी आपको पूरा अध्याय मिल सकता है। अध्याय 56। हाओतियान संप्रदाय तांगहाओ का शिकार करता है। तांगहाओ ने जो किया उसका मेरे क्लियर स्काई संप्रदाय से क्या लेना देना है? 7वें बुजुर्ग, जिनका स्वभाव बहुत ही उग्र था, बोले। बीबी डोंग ने ठंडी सांस ली। उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य क्लियर स्काई संप्रदाय से सचमुच लड़ना नहीं था, बल्कि उन पर दबाव बनाना था। इस तरह तांगहाओ को उससे निपटने के लिए स्पिरिट हॉल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था, अगर मैं तांगहाओ को नहीं ढूंढ पाया तो तुम्हारे क्लियर स्काई संप्रदाय को विनाशकारी प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए, बीबी डोंग ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर क्लियर स्काई संप्रदाय के सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए। अंत में दूसरे एल्डर ने कहा, तांगहाओ पहले से ही क्लियर स्काई संप्रदाय का एक पापी है, लेकिन उसमें क्लियर स्काई संप्रदाय का खून बह रहा है। अगर हम तांगहाओ की आत्मा को अपंग बनाकर उसे सौंप दें तो क्या ये मामला सुलझ जाएगा? दूसरे एल्डर, आप? तांगशाओ के हावभाव अचानक बदल गए। क्या वो अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था? संप्रदाय गुरु, तांगहाओ ने पुराने संप्रदाय गुरु की हत्या का कारण बना, क्लियर स्काई संप्रदाय को एकांतवास में ढकेल दिया और अब वो स्पिरिट हॉल के पवित्र पुत्र को मारना चाहता है। उसके कृत्य गंभीर पाप है। क्या आप अब भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं? दूसरे एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्लियर स्काई संप्रदाय निश्चित रूप से उसके हाथों नष्ट हो जाएगा। 7वें एल्डर ने बीच में ही टोक दिया। तांगशाओ ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके दिल में अपमान की गहरी भावना उमड़ रही थी। तांगहाओ उसका छोटा भाई था, जो कभी क्लियर स्काई संप्रदाय का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था, फिर भी वो अपने भाई की रक्षा करने में असमर्थ था। यह देखकर कि उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था, बीबी डोंग का क्लियर स्काई संप्रदाय के प्रवेश को रोकने का कोई इरादा नहीं था। जब तक तांगहाओ का सफाया नहीं हो जाता, क्लियर स्काई संप्रदाय मेरा बीबी डोंग का दुश्मन रहेगा। मैं कभी अपने शिष्य को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगी। ये मत सोचो कि तांगचेन और कियान दाओ लियू के बीच का समझौता मुझे रोक सकता है। मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचा है और तुम्हारे क्लियर स्काई संप्रदाय से जिम्मेदारी से बचने का हक नहीं है। इसके साथ ही बीबी डोंग और उनके साथी क्लियर स्काई संप्रदाय छोड़कर चले गए। बीबी डोंग और उनके समूह के चले जाने के बाद तांगशाओ के भीतर की शक्तिशाली क्यू अनियंत्रित रूप से बाहर निकल आई। उसने गहरी आवाज में कहा, बुजुर्गों,
अगर भाई हाउ ने कोई गलती भी की हो तो क्लियर स्काई संप्रदाय को उसका न्याय करना चाहिए, फिर भी आप उसे स्पिरिट हॉल को सौंपना चाहते हैं। संप्रदाय गुरु, तांग हाउ के पिछले कर्म अब अतीत की बात हो गए हैं। हमारा पहले उन पर आगे कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो स्पिरिट हॉल पर हमला करके बाहर उत्पात मचा रहा है। अब आपने देख ही लिया है, हमारे क्लियर स्काई संप्रदाय को स्पिरिट हॉल ने हमारे दरवाजे पर ही रोक दिया है और हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। ये सब तांग हाउ की वजह से है, दूसरे बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तांग हाउ आपका छोटा भाई संप्रदाय गुरु ना होता तो उसका भाग्य स्पिरिट हॉल को सौंपे जाने का नहीं बल्कि हमारे हाथों सीधे मारे जाने का होता। दूसरे बुजुर्ग, आप? तांग श्याओ ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। आदेश जारी करो, क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्य जो 60वीं रैंक से ऊपर हैं, संप्रदाय छोड़कर तांग हाउ का पता ढूंढे। मुझे जाने दो, मैंने अभी तक तांग हाउ से अपना हिसाब नहीं चुकाया है। 7वें बुजुर्ग आगे बढ़े। अच्छा, तांग हाउ की शक्ति बहुत बड़ी है। अगर एक व्यक्ति इसे हल नहीं कर सकता तो संप्रदाय में वापस आ जाओ और हम मिलकर काम करेंगे। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया, फिर तांग श्याओ की ओर देखा। संप्रदाय गुरु, हमने तांग हाउ को एक मौका दिया था और अब उसने हमारे क्लियर स्काई संप्रदाय को एक बार फिर स्पिरिट हॉल में आने का कारण बना दिया है। आपको इससे जुड़े खतरों के बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार तुम्हारे पिता की हत्या उसी ने की थी। महाराज, सर्वोच्च पोप का कदम शानदार है। अब हमें कुछ किए बिना ही क्लियर स्काई संप्रदाय के वे लोग तांग हाउ की तलाश में निकल पड़ेंगे। मुझे आश्चर्य है कि तांग हाउ के चेहरे पर क्या भाव होंगे जब उसे पता चलेगा कि उसके संप्रदाय के लोग उसे मारने आ रहे हैं। युगवान खिलखिलाकर हंसा। क्लियर स्काई संप्रदाय सचमुच पंडितों वाला एक समूह है। खुद को बचाने के लिए वो तांग हाउ को सौंपने को तैयार है, जो कभी क्लियर स्काई संप्रदाय का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था। चूबाई ने तिरस्कार के भाव से कहा। वेल, अब तांग हाउ के दिन आसान नहीं रहेंगे। डुगुबो ने सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से क्लियर स्काई संप्रदाय के अपने ही लोगों को धोखा देने के तरीके को नापसंद किया। चूबाई को तांग हाउ ने अपने संप्रदाय का गड्ढा भी समझा है। व्यक्तिगत रूप से ज्यादा धक्के ना देकर पूरा मन लगा दिया। ज्यादा चिंता ना करें, नापसंद करने या घृणा की बात ही नहीं है। चूबाई मुख्य सहायक सुद्धि के लिए अच्छा स्थान खोज रहा था। बीबी डोंग ने मां के भाषण डाले। चूबाई दिया 97 के लिए सहायता मिली। चूबाई का तांग हाउ के प्रति दृष्टिकोण खींच रहा था। बीबी डोंग ने सोचा कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने चूबाई को तांग हाउ के दुश्मन के रूप में तैयार कर लिया है। चूबाई को नुकसान पहुंचा तो ये तांग हाउ ने ही किया है। क्लियर स्काई संप्रदाय जब तक तांग हाउ की वजह से अपने दरवाजे तक ठीक से ले चला, जब तक क्लियर स्काई संप्रदाय इससे दूर रहेगा। हालांकि तांग हाउ एक अभरवैंड है, लेकिन किसी भी संप्रदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूबाई शायद अपने आप को तांग हाउ से बचा नहीं सकता। बीबी डोंग को निश्चित होना पड़ेगा कि अब तक चूबाई के साथ कुछ गलत हो गया है। बीबी डोंग ने सलाह दी। चूबाई, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम स्पिरिट शहर में रहना चाहते हो? चूबाई को लगता है, कुछ क्षण के लिए बीबी डोंग को लगा कि चूबाई तांग हाउ के बारे में बहुत परेशान हो गए थे। हालांकि चूबाई को इस बात की चिंता रही है कि क्या वो तांग हाउ को मार सकता है या नहीं। ये देखे कि बीबी डोंग की चिंता तेरे तहलक चूबाई का हंस रही थी। चूबाई ने आह भरी, और जब तक तांग हाउ मुझसे दूर रहेगा तब तक मैं कुछ समय के लिए उसके काबू में नहीं आऊंगा। बढ़ती भयानक शक्ति के साथ चूबाई जी से शायद सोल सेंट से एक टाइटल डूलो बनने की योग्यता होगी। अब जो भी वहां मौजूद थे, युगवान गुइमे और डुगुबो, सभी ने चूबाई की भयानक युद्ध शक्ति देखी थी। उन्हें बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि चूबाई, जो सोल सेंट की शक्ति से संपन्न है, एक टाइटल डूलो से मुकाबला कर सकता है, फिर कैसा भी टाइटल डूलो हो। स्पिरिट नगर वापस आने पर, हालांकि स्पिरिट नगर में पहले ही रात हो चुकी थी, चूबाई अपने कमरे में लौटा और उसने डायरी में लिखना शुरू किया। मुझे आश्चर्य है कि आज रोंग और अन्य लोगों की साधना कैसे चल रही है। ईश्वर के क्षेत्र द्वारा उनकी साधना में सहायता मिलने के कारण मेरा अनुमान है कि डुगुयान जल्दी ही सोल राजा तक पहुंच सकती है। जूकिंग अभी आगे बढ़ी है और उसकी शक्ति को अभी स्थिर करने की आवश्यकता है। जहां तक रोंग की बात है तो ये भी जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि मैं ईश्वर के क्षेत्र में साधना नहीं कर सकता, वरना मैं एक टाइटल डूलो बन जाऊंगा जिसे तुम तुरंत आजमा लोगे। चूबाई की डायरी खत्म होने के साथ ही पहली खबर आने वाली थी। कियान रंगशुए ने चूबाई के बारे में शिकायत करते हुए कहा, ये असत्य व्यक्ति, क्या वो सचमुच सोचता है कि टाइटल डूलो बनना इतना आसान है? इस महाद्वीप पर कितने टाइटल डूलो हैं? लेकिन उसने जिस ईश्वर क्षेत्र की बात की है वो क्या है? क्या ये किसी प्रशिक्षण स्थान जैसी जगह हो सकती है? मैं तो बस स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में टहल रही थी, तभी मेरी मुलाकात उस तांग हाउ से हो गई जो एक छोटी लड़की को धमका रहा था। हे भगवान, ये तो कमर पर छोटे चाकू की तरह है, सचमुच आंखें खोल देने वाला। उस आदमी ने तो श्याओवू को अपने बेटे के पास वापस जाने को कहा था।
तुम शाओवू को वापस क्यों नहीं फेंक देते, फिर हथौड़े से कुचलकर मार डालो ताकि तांग सान उसकी आत्मा की अंगूठी सोख ले। तुम्हारे सारे इरादे तुम्हारे चेहरे पर लिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तांग हाओ ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार उसके पास अब भी तांग सान है। पिता और पुत्र दोनों के एक्सपी इतने अवर्णनीय हैं। हालांकि उस आदमी को अब बहुत मुश्किल हो रही होगी। लगातार कई हमलों और निरंतर रिंग विस्फोट के बाद अब तक वो शायद आधा अपंग हो गया होगा। बेहतर होगा कि क्लियर स्काई संप्रदाय के लोग उसे ढूंढकर मार डालें ताकि बाद में उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन मुझे कहना होगा, वर्षों की घंटी की रक्षण क्षमता वाकई भयानक है। मुझे लगता है कि जब तक मेरी सोल शक्ति वर्षों की घंटी को झेलने के लिए पर्याप्त है, तब तक मैं किसी भी टाइटल डूलो की तो बात छोड़े किसी अर्धदेव या देवता के हमले का भी सामना कर सकता हूँ। इस विमान को इतना कमजोर किसने बनाया? रिंग विस्फोट पर निर्भर एक टाइटल डूलो बीबी डोंग जैसे प्रथम श्रेणी के देवता से भी टकरा सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक टकराव था, लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि इस विमान के देवता स्वयं इतने महान नहीं है। अगर ऐसा है तो वर्षों की घंटी, जिसमें समय की शक्ति समाहित है और जो समय से परे है, उसका प्रतिरोध क्यों नहीं कर सकती? अध्याय का अंत। अध्याय 57। ये काफी विकृत है, मुझे ये पसंद है। राक्षस देवता। ये वाक्य देखकर बीबी डोंग बहुत देर तक स्तब्ध रह गई। अब वो जो गुप्त रूप से कर रही थी वो वास्तव में राक्षस देवता की विरासत थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि चू बाई कहेगा कि तांग हाओ, एक उपाधिधारी डुलुओ, उससे मुकाबला करने की शक्ति रखता है। ऐसा क्यों था? वो वलय विस्फोट और महान सुमेरु हथौड़ा, इन्हें दिव्य कौशल कैसे कहा जा सकता है? क्या ये शब्द शेखी नहीं है? क्या ये बहुत कमजोर नहीं है? दिव्यता भी बेहद कमजोर है, सिर्फ तांग हाओ के दिखावे के लिए। अगर तुम सचमुच सक्षम होते तो क्या एक हथौड़े के वार से दुलुओ महाद्वीप में छेद नहीं हो जाता? और वो मूर्ख क्यान रेंगस्यू भी है। क्यान रेंगस्यू? क्या 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 क्या? नहीं, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? हर बार मेरी आलोचना करना तो ठीक है, पर तुम्हें तो मेरा अपमान भी करना है। क्यान रेंगस्यू गुस्से से लगभग हंसी रही थी। वो एक देवदूत देवता है, एक प्रथम श्रेणी का देवता। जब तुम तांग सान का पीछा कर रही थी तो मैंने तुम्हारी तारीफ की थी कि तुम इतनी चतुर थी कि तुमने उसे और ताकतवर होने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन तुमने असल में क्या किया? तुम सचमुच दौड़कर उसके पास गई और तुमने उससे शर्त लगाई, और तुम शर्त हार गई। तुम्हारा दिल टूट गया और तुमने उसे भागने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए। मैं तुमसे कह रही हूँ बड़ी बहन, अगर तुम्हें जुआ खेलना इतना पसंद है तो तुम किसी को ढूंढकर शर्त क्यों नहीं लगा लेती कि उसकी बंदूक में गोली है या नहीं? तुम्हें उस नसीब के बच्चे के साथ शर्त लगाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम सिर्फ मजाक नहीं कर रही थी? तुम्हें प्रेम में पागल कहना कम होगा, तुम बेवकूफ हो। कैन रेंगस्यू को इस पल खून थूकने जैसा महसूस हो रहा था। मेरा भविष्य इतना आत्मघाती है? इस पल उसके चेहरे पर सवारियां निशान थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भविष्य कुछ ऐसा करेगा। मैं तो पहले ही एक देवता बन चुकी हूँ, मैं उसे शर्त क्यों लगाऊंगी? क्या उसे सीधे मार देना बेहतर नहीं होगा? और फिर क्या मैं सचमुच इतनी कमजोर हूँ? मेरा दिल कैसे छलनी हो गया? उसका दिल ग्वानियन के आंसू से छलनी हो गया था। क्यों? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियार बहुत शक्तिशाली थे। क्या ये सिर्फ एक नाजुक विमान और कमजोर देवता नहीं है? 3 देवता लड़ रहे हैं और वे जियालिंग दर्रे की शहर की दीवार भी नहीं तोड़ सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको अभी भी घेराबंदी युद्ध खेलना पड़ रहा है, 1 लाख की सेना का नेतृत्व करना पड़ रहा है, एक आत्मगुरु सेना जो शहर की दीवार नहीं तोड़ सकती, और अंत में अभी भी मानव तरंग रणनीति का सहारा लेना पड़ रहा है, लाशों का ढेर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ये पहली बार है जब मैंने एक साधना विमान को ऐसा युद्ध लड़ते हुए देखा है जिसमें अभी भी सेना के प्रावधानों और सैन्य संरचनाओं पर विचार करना पड़ रहा है। पड़ोसी दुनिया में पहले ही 2 सम्राटों का युद्ध चल रहा है जिसने पूरे मध्य महाद्वीप को भेद दिया है, और उसके बगल वाली दुनिया पहले ही सीमा सागर को मंथन करते हुए देख रही है, और आप अभी भी यहाँ एक शहर की रक्षा कर रहे हैं। लड़कियां हैरान थीं। पड़ोसी दुनिया का क्या मतलब था और 2 सम्राटों की लड़ाई क्या थी? क्या इसका मतलब 2 आत्मसम्राटों का युद्ध था? तो मध्य महाद्वीप एक छोटा सा गांव था, इसलिए इसे भेद दिया गया था। और सीमा सागर आखिर क्या था? क्या ये आदमी अपनी डायरी में साफ साफ लिख सकता है? कैन रेंगस्यू ने कहा। लेकिन उसे ये कहते हुए सुनकर मुझे सचमुच लगता है कि डुलुओ महाद्वीप बहुत नाजुक है। किसी देवता को इंसान कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? क्या इंसान बहुत ताकतवर है या देवता बहुत कमजोर? तो कैन रेंगस्यू बिल्कुल नासमझ है। बाद में तांग सान का पीछा करते हुए वो आसमान से जमीन तक और जमीन से समुद्र तक उसका पीछा करती रही। बड़ी बहन, क्या तुम टेम्पल रन खेल रही थी? ये बहुत ही अपमानजनक है, सचमुच बहुत अपमानजनक। पूरी तरह से मूर्ख। और बीबी डोंग भी, तुमने तो तांग सान को पहले ही मार डाला था। तुमने हेवन डू साम्राज्य पर कब्जा करने का मौका क्यों नहीं गंवाया?
तुमने उसे पुनर्जीवित होने के लिए 3 दिन देने पर जोर क्यों दिया? क्या तुम बेवकूफ़ नहीं हो? ये माँ और बेटी सचमुच एक परिवार है। मेरा ख्याल है कि उनकी आखिरी नाकामयाबी वो खुद ही थी। लेकिन पता नहीं क्यों कैन रेंगस्यू को अचानक होश आ गया और उसने तांगसान की जांच पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन कृपया मुझे ये मत बताना कि बाद में तुम्हें तांगसान से प्यार हो जाएगा। मैंने कहा था ना, अगर तुम्हें तांगसान पसंद है तो मुझे भी पसंद करो। कैन रेंगस्यू पहले से ही सुन्न हो गई थी। चू बाई द्वारा इस तरह आलोचना किए जाने के बाद वो सुन्न हो गई थी। इस एहसास ने उसे बेहद असहज कर दिया था। वो साफ जानती थी कि दूसरा व्यक्ति उसका अपमान कर रहा था, लेकिन वो डायरी नहीं बता सकती थी और शायद वो उसे हरा भी नहीं सकती थी। कोई इसका तर्क कैसे दे सकता है? चलो, मैं बहुत दूर भटक गई हूँ। ये सब भविष्य की घटनाएं हैं, मैं इनके बारे में बाद में शिकायत करूंगी। लेकिन ये सचमुच अफसोस की बात है कि इस बार जब मैं स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट गया तो मैंने टाइटन जायंट एप और स्काई अजोर बुल पाइथन को अपने अधीनस्थों के रूप में नहीं लिया। लेकिन इसमें कोई मदद नहीं है। आखिरकार स्पिरिट हॉल ने जियाओ वू की मां को मार डाला। हालांकि इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसने मेरे 2 सवारी पाने के अवसर को प्रभावित किया। डायरी अचानक समाप्त हो गई। निंग रोंगरोंग और जियाओवू दोनों ने बड़े चाव से पढ़ा। इस बीच बीबी डोंग और क्यान रिंगस्यू के हाव भाव ठीक नहीं थे। आखिरकार चूबाई ने लगभग पूरी एंट्री उन दोनों की शिकायत करते हुए ही बिताई थी। इससे उन दोनों को खुद पर शक होने लगा। क्या मेरा भविष्य वाकई इतना नासमझ है? तुम्हारी इतनी आलोचना के बाद मैं खुद को भी थप्पड़ मारना चाहता हूँ। क्यान रेंगस्यू ने एक अजीब सी मुस्कान दी। चूबाई, तुम बस मेरा इंतजार करो। अगर मैं तुम्हें ठीक से नहीं मार सका तो मैं क्यान रेंगस्यू नहीं हूँ। होस्ट ने शिकायत डायरी का निर्माण पूरा कर लिया है और उसे ये निम्नलिखित पुरस्कार मिले हैं। विस्मृति का जल आत्मशक्ति बढ़कर 55वें स्तर तक पहुंच गई है और पहले, दूसरे और तीसरे आत्मछल्लों की आयु बढ़कर 10,000 वर्ष हो गई है। इस बार इतने उदार पुरस्कार सुनकर चूबाई काफी संतुष्ट हुआ। उसने अपनी पंगु कुल्हाड़ी छोड़ी और देखा कि मूल आत्मछल्लों का रंग अब भयानक हो गया था। काला 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 लाल। 5 आत्म के छल्ले इतने भयानक आत्मिक छल्लों का विन्यास अगर यू शाओ कांग ने देख लिया होता तो शायद उसे ये कहने का कोई और बहाना मिल जाता कि ये कोई दूसरी मार्शल आत्मा है या कुछ और। सिस्टम मुझे अपने स्तर से ऊपर की लड़ाई के रास्ते पर भेजने पर तुला है, जहां से कोई वापसी नहीं है। चूबाई ने दिलचस्पी से पूछा, सिस्टम, विस्मृति का पानी आखिर क्या है? ये किसी भी जीवित प्राणी की पिछली यादों को रीसेट कर सकता है, उन्हें उनकी मूल स्मृति में वापस ला सकता है। ये मेजबान के लिए भावनाएं विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। हाँ, चूबाई को एक अजीब और अवर्णनीय अनुभूति हुई। क्या ये फैक्ट्री रीसेट जैसा नहीं है? तो अगर मैं इसे अभी इस्तेमाल करूं तो मैं ज़ुज़ु किंग को दाइमोबाई के अस्तित्व को पूरी तरह से भुला सकता हूं और फिर मैं उसके साथ भावनाएं विकसित कर सकता हूं। ये बहुत विकृत है, बहुत विकृत। चूबाई ने बार बार अपना सिर हिलाया। लेकिन मुझे ये पसंद है। सिस्टम, तुम भी सचमुच एक विकृत इंसान हो। मैं इस विकृत इंसान को खुद से कमतर होने पर शर्म आती है। अगले दिन चूबाई प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचा, लेकिन उसने निंग रोंगरोंग और बाकी दोनों को नहीं देखा। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि निंग रोंगरोंग और बाकी दोनों पहले ही ईश्वर के प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। चूबाई ने हुलियना और बाकी दोनों को भी बुलाया और उनसे कहा कि नाना, तुम तीनों को भी आज से ईश्वर के प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। अगर प्रभाव अच्छा रहा तो तुम बस 1-2 दिन में ही आत्मराजा तक पहुंच सकते हो। सच में? ये सच है या नहीं, कोशिश करने पर पता चल ही जाएगा। क्या चूबाई सचमुच हमें नुकसान पहुंचाएगा? हालांकि हुलियना चूबाई पर काफी भरोसा करती थी। वो सबसे पहले अंदर आई। ये देखकर जियो और यान भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। अध्याय का अंत।